प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद, लेक्चर नंबर 13, पार्ट नंबर 1। अर्थात आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद को भी हम दो पार्टों में समझाएंगे। आज हम यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद कहें या आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद कहें, इसका लेक्चर नंबर ये 13 है और पार्ट नंबर 1 है। डियर स्टूडेंट्स, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यदि हमें गहराई से, गंभीरता से उसके अंतः स्थल में जाकर के समझना हो तो आदर्शवादी दृष्टिकोण या उपागम और यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम, इन दोनों का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करना भी अति आवश्यक है। मतलब मूल भावार्थ यहाँ ये है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए आदर्शवादी दृष्टिकोण श्रेष्ठ है या यथार्थवादी दृष्टिकोण श्रेष्ठ है। आज हमें इस बात को समझना है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, यहाँ मैंने आपके लिए एक डायग्राम तो ये बनाया है, दूसरा डायग्राम ये बनाया है। इन दोनों के माध्यम से आप आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद को आसानी से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जिस बात को यदि आप वाकई समझ जाते हैं तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं यकीन से कह रहा हूँ, विश्वास से कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में आपको कतई परेशानी नहीं आ सकती। पूरे पेपर को आप आसानी से समझ सकते हैं। डायग्राम जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके सामने बना रखा है, मैं एक एक बात को समझाऊंगा। सबसे पहले तो ध्यान दें बेटा कि वास्तव में देखो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते किसे हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है। राजनीति किसे कहते हैं, इसके ऊपर ही मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन वास्तव में चूंकि हमें आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद को समझना है, इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते किसे हैं। तो मैं सामान्य सा अर्थ बताऊंगा आज। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच, क्या कहा है मैंने, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच संबंधों और अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया है। फिर से बोल रहा हूं मैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच, राष्ट्र राज्यों के बीच संबंधों और अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आशा करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। मतलब जैसे भारत, अमेरिका है, भारत, चीन, भारत, रूस, अमेरिका, तो राष्ट्र राज्य के बीच संबंधों और अंतर क्रियाओं की क्या है, ये प्रक्रिया है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। पुनः बोल रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र राज्य के बीच संबंधों और अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया है। अब वास्तव में जो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मैंने आपको अर्थ बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच संबंधों, राष्ट्रों के बीच संबंधों और अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया है। अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अब चूंकि राष्ट्र राज्यों के बीच संबंधों और अंतर क्रियाओं की एक प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए आदर्शवादी अपना तरीका बताते हैं, यथार्थवादी अपना तरीका बताते हैं। मैं आदर्शवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण दोनों समझा चुका हूं। आज तो हम यहां ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा उपयुक्त है, श्रेष्ठ है, इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए। अब चूंकि राष्ट्र राज्य के बीच संबंधों और अंतर क्रियाओं की जो प्रक्रिया है वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। क्या कि सबसे पहले तो नंबर 1 पर यह ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्राथमिक अभिनेता होता है, अर्थात राष्ट्र राज्य के बीच संबंधों और अंतर क्रियाओं की जो प्रक्रिया वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत इकाई या कार्यकर्ता या अभिनेता कौन होता है? राष्ट्र राज्य होते हैं। तो नोट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता राष्ट्र राज्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य
राष्ट्रहित होता है। क्योंकि यहाँ राष्ट्र राज्य के बीच जो संबंध होते हैं, राष्ट्र राज्य के बीच में जो अंतरक्रिया होती है, उसका आधार राष्ट्रहित ही होता है। सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का ही प्रयास करते हैं। और इसके बाद में जो अगली बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साध्य और साधन क्या होता है बेटा? शक्ति होता है। अर्थात सभी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में शक्ति का विस्तार करते हैं। तो ये तीन बातें नोट कीजिएगा। इसके बाद में फिर मैंने यहाँ लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया की अभिव्यक्ति दो रूपों में होती है। एक तो संघर्ष समाधान, अर्थात राष्ट्र राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं, जो अंतरक्रियाएं होती हैं, उसके अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्रीय हितों को लेकर के राष्ट्र राज्यों के बीच में जो विवाद होता है, उन विवादों का समाधान भी किया जाता है। तो पहली प्रक्रिया होगी संघर्ष समाधान, और दूसरा शक्ति के लिए संघर्ष, अर्थात राष्ट्र राज्यों के बीच में अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में क्या होता है? संघर्ष होता है। और जब संघर्ष होता है तो डेफिनेटली राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास करते हैं। और जब शक्ति वृद्धि का प्रयास करते हैं और राष्ट्रीय हित सबके अलग अलग होते हैं, तो राष्ट्रीय हितों में टकराव होता है, मनमुटाव होता है। तो ऐसी स्थिति में सभी राष्ट्र राज्यों के बीच में शक्ति के लिए लगातार संघर्ष चलता रहता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रक्रिया का जो दूसरा रूप होगा वो हो गया शक्ति के लिए संघर्ष। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया की अभिव्यक्ति दो रूपों में होती है, संघर्ष समाधान और दूसरा है शक्ति के लिए संघर्ष। फिर मैंने यहां लिखा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो परिस्थिति होती है वो संघर्ष होता है। क्यों? क्योंकि सभी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का लगातार प्रयास करते हैं, और जब लगातार प्रयास करते हैं तो सभी राष्ट्र राज्यों के राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं। सभी राष्ट्र राज्य राष्ट्रीय हित की परिभाषा अपने अनुरूप तय करते हैं। इसलिए राष्ट्र राज्यों के बीच में राष्ट्रीय हितों को लेकर के लगातार संघर्ष होता रहता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थिति संघर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया दो रूपों में अभिव्यक्त होती है, संघर्ष समाधान और शक्ति के लिए संघर्ष। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता राष्ट्र राज्य होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित होता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साध्य और साधन शक्ति होता है। ये सब बातें स्पष्ट होने के बाद में आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किसी भी टॉपिक को, किसी भी अवधारणा को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। वैसे आदर्शवाद और यथार्थवाद के ऊपर मैंने कितने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो ध्यान दें बेटा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है, ये विवादास्पद प्रश्न है। मतलब यहाँ जो आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद है, इसमें हमें ये बात समझनी है कि भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण में कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है, कौन सा दृष्टिकोण श्रेष्ठ है, ये एक विवादास्पद प्रश्न है। मतलब इसका कोई अंतिम उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये एक विवादग्रस्त विषय है, एक विवादित प्रश्न है। ये कैसे? ध्यान दें। वास्तविक रूप में यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए ये दृष्टिकोण की बात आती है कि भी कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है, कौन सा श्रेष्ठ है, ये एक विवादास्पद प्रश्न है। अब इसका जो आंसर मिल रहा है, ये मैंने आपके लिए एक एक बातें नोट की हैं। नंबर एक, परस्पर विरोध का केंद्र बिंदु शक्ति की समस्या है। अर्थात वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए जो ये आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सबसे जो परस्पर विरोध का केंद्र बिंदु है शक्ति की समस्या है। कि वास्तविक रूप में देखो, यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है वो तो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, मतलब यथार्थवादी शक्ति राजनीति को प्रबल देते हैं, जबकि आदर्शवादी शांति की राजनीति को प्रबल देते हैं। तो वास्तविक रूप में इन दोनों में परस्पर विरोध का जो केंद्र बिंदु है ना, वो शक्ति की समस्या है। क्योंकि आदर्शवादी तो ये कहते हैं कि भाई एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना हो जिसमें युद्ध नहीं हो, हिंसा नहीं हो, जबकि यथार्थवादी ये कहते हैं कि वास्तविक रूप में यहाँ पर किसी न किसी रूप में शक्ति के लिए संघर्ष होता रहेगा। अर्थात ये शक्ति राजनीति की बात करते हैं। तो पहला जो इसके अंतर्गत विरोध है वो इसको लेकर के है, शक्ति की समस्या को लेकर के है। नेक्स्ट, यथार्थवादी शक्ति संघर्ष के स्थायित्व को स्वीकार करता है, साधनों उद्देश्यों के प्रति उदासीन है। अर्थात अगली बात ये आती है कि भी इनमें से कौन सा उपयुक्त है। ये देखें हम किसमें, आदर्शवाद और यथार्थवाद में कौन सा श्रेष्ठ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए। मतलब आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम में कौन सा श्रेष्ठ है जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझ सके। तो इनसे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। क्या? यथार्थवादी शक्ति संघर्ष के स्थायित्व को स्वीकारता है। मतलब यथार्थवादी दृष्टिकोण
शक्ति संघर्ष की स्थायित्व को स्वीकारता है। इसका कहना है कि वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लगातार शक्ति के लिए संघर्ष चलता रहता है। जैसा कि हांस जे मार्गेंताउ कहते हैं कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। तो ये शक्ति संघर्ष की स्थायित्व को स्वीकार करता है कौन? यथार्थवादी दृष्टिकोण। और जो साधन और उद्देश्य होते हैं, जो साध्य होते हैं, उसके प्रति उदासीन होता है कौन? यथार्थवादी दृष्टिकोण। इसके बाद में आदर्शवादी दृष्टिकोण शक्ति राजनीति को इतिहास का सिर्फ असामान्य या अस्थायी दौर समझता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कामना करता है जो शक्ति राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से मुक्त हो। मतलब ये शक्ति राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कामना करता है कौन? आदर्शवादी दृष्टिकोण या उपागम। मतलब आदर्शवादी दृष्टिकोण कहता है कि भाई वास्तविक रूप में शक्ति राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने चाहिए। मतलब मूल बात यह है, जो आदर्शवादी वो कह रहे हैं कि शक्ति राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होगा, अनैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं होगा, हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होगा, युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं होगा। तो इसका मतलब यथार्थवादी दृष्टिकोण अलग बात कर रहे हैं, आदर्शवादी दृष्टिकोण अलग बात कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, दोनों के बीच का जो मार्ग है बेटा ध्यान दें। अब चूंकि यथार्थवादी जो उपागम वो तो ये कह रहा है कि भाई शक्ति संघर्ष को स्थायित्व प्रदान कर रहा है। इसका कहना है कि युद्धों को, हिंसा को रोका नहीं जा सकता। जबकि आदर्शवादी दृष्टिकोण कह रहा है कि वास्तविक रूप में एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना की जाए जिसमें शक्ति राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होगा, अनैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं होगा और हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होगा, युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं होगा। तो दोनों की बातें अलग अलग हो गई। अब दोनों के बीच का जो मार्ग है उसको लेना है हमें। दोनों के बीच का मार्ग समन्वयवादी दृष्टिकोण है। यह यथार्थवाद के निराशावाद और आदर्शवाद के आशावाद के बीच समन्वय का प्रयत्न करता है। मतलब ये यथार्थवादी दृष्टिकोण का जो निराशावाद है कि भाई युद्धों को नहीं रोका जा सकता, और आदर्शवाद का जो आशावाद है कि युद्धों को रोका जा सकता है, शांति स्थापित की जाती है, इन दोनों के बीच समन्वय का प्रयत्न करता है। इसका प्रयत्न करता है, इन दोनों के बीच समन्वय का प्रयत्न करता है। बाकी मैं समन्वयवादी दृष्टिकोण को अलग से अपलोड करूंगा, इसलिए यहां पर मैं ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट, समन्वयवादी दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखता है। मतलब वास्तविक रूप में जो ये आदर्शवाद और यथार्थवाद है, इनके बीच का रास्ता अपनाने की बात की जा रही है, और समन्वयवादी दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखता है। ये एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, आदर्शवादी दृष्टिकोण या आदर्शवाद पर बल देने से निराशा का जन्म और यथार्थवाद पर अटल विश्वास से यथास्थिति के पक्ष पोषण और शक्ति संघर्ष को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति या प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। समझिए इसको। देखो, आदर्शवाद के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। जैसे आदर्शवादी कहते हैं कि भाई वास्तविक रूप में एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना हो जिसमें युद्ध नहीं हो, हिंसा नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, शोषण नहीं हो, तानाशाही नहीं हो, है ना। ये आदर्शवादी दृष्टिकोण कहता है। तो आदर्शवाद पर बल देने से निराशा का जन्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि वास्तविक रूप में हिंसा और युद्ध को समाप्त किया ही नहीं जा सकता, तो निराशा का जन्म होगा। और यथार्थवाद पर अटल विश्वास यदि होगा तो इसे यथास्थिति के पक्ष पोषण और शक्ति संघर्ष को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियां जन्म लेंगी। अगर मान लीजिएगा यथार्थवाद की बात मान ली जाए कि भाई डेफिनेटली राष्ट्र, राज्य, राष्ट्रीय हितों को लेकर लगातार भिड़ते रहेंगे, टकराते रहेंगे, तो फिर इससे क्या होगा? शक्ति संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में बीच का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, जिसको कि समन्वयवादी दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है। और समन्वयवादी दृष्टिकोण के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। किस नाम से? समन्वयवादी दृष्टिकोण नाम से ही। आगे अब एक विद्वान है जॉन हर्ज, बेटा नोट करेंगे, जॉन हर्ज। जॉन हर्ज वास्तविक रूप में यथार्थवादी उदारवाद कहा और दोनों की त्रुटियों से बचाता है। मतलब जॉन हर्ज ने कहा कि वाकई यदि देखा जाए तो जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है वो कल्पना की बात कर रहा है, और यथार्थवादी दृष्टिकोण सीमा से ज्यादा यथास्थिति की बात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जॉन हर्ज ने कहा कि इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, जिसको कि इन्होंने यथार्थवादी उदारवाद की संज्ञा दी है, या यथार्थवादी उदारवाद कहा है। क्या कहा है? यथार्थवादी उदारवाद का है, जिसमें कि वास्तविक रूप में आदर्शवाद और यथार्थवाद इन दोनों का समन्वय किया गया है। समन्वय का मतलब यह है कि यहाँ आदर्शवाद की जो केवल कल्पना की बात की जा रही है और यथार्थवाद की जो केवल तथ्य की बात की जा रही है। मैं दूसरे रूप में कहूंगा आदर्शवाद जो केवल मूल्यों की बात कर रहा है, यथार्थवाद जो केवल तथ्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आदर्शवाद की कमी है कि केवल
मूल्य की बात कर रहा है, तथ्य की बात नहीं कर रहा है। यथार्थवाद के अंतर्गत केवल तथ्य की बात की जा रही है, मूल्य की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर जॉन हर्ज ने दोनों की त्रुटियों को बचाते हुए और इसे कहा है यथार्थवादी उदारवाद, अर्थात आदर्शवाद और यथार्थवाद के गुणों को ले लिया जाता है और अवगुणों को छोड़ दिया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जॉन हर्ज ने इसे यथार्थवादी उदारवाद की संज्ञा दी है, मतलब आदर्शवाद और यथार्थवाद की कमियों से बचाता है और दोनों के जो गुण होते हैं उनको स्वीकार करता है। नेक्स्ट, सेकंड वर्ल्ड वॉर अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप दोनों के निकट आने की संभावनाएं बढ़ने लगी। अब विश्व शांति अल्पकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्य भी है। कोई भी यथार्थवादी शांति की आवश्यकता के सर्वोपरि मूल्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। मतलब वास्तविक रूप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में होने वाली वैज्ञानिक, तकनीकियों और प्रौद्योगिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप दोनों के निकट आने की संभावनाएं बढ़ने लगी है। मतलब आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण एक दूसरे के निकट आने लग गए। क्यों निकट आने लग गए? कारण कि आदर्शवादी दृष्टिकोण जिस सर्वोच्च मूल्य की बात करता है कि दुनिया में शांति स्थापित होनी चाहिए, तो यथार्थवादी भी इस मूल्य को अस्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज सभी राष्ट्र राज्य के पास दुनिया भर के शस्त्र मौजूद है, परमाणु बम है, कितने विनाशकारी शस्त्र मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हल्का सा भी कोई युद्ध हो जाता है तो वह किसी भी रूप में विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकता है। इसलिए यथार्थवादी भी शांति को अस्वीकृत नहीं कर सकते। अतः कहा जा सकता है कि आज जब वास्तविक रूप में वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप दोनों के निकट आने की संभावनाएं बढ़ने लगी है, मतलब आदर्शवादी उपागम और यथार्थवादी उपागम एक दूसरे के निकट आना शुरू हो गए। कारण आदर्शवाद मूल्य की बात करता है, यथार्थवाद तथ्य की बात करता है। तो आज यदि हम देखें तो आदर्शवाद और यथार्थवाद इन दोनों में एक प्रकार से निकटता बढ़ रही है, और ये निकटता उसी रूप में बढ़ रही है जैसे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत परंपरागत दृष्टिकोण, फिर आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण में दो पार्ट होते हैं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्य की बात करता है, व्यवहारवाद तथ्य की बात करता है, और उत्तर व्यवहारवाद इसकी बात करता है, तथ्य मूल्य दोनों की बात करता है। वही बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू होती है। आदर्शवाद केवल मूल्य की बात करता है, यथार्थवाद केवल तथ्य की बात करता है, और नव यथार्थवाद जिसे कि उत्तर व्यवहारवाद भी कह सकते हैं हम, तथ्य मूल्य दोनों की बात करता है। तो आज वास्तविक रूप में दुनिया के अंतर्गत जो शांति की स्थापना है, शांति की स्थापना सर्वोच्च मूल्य है, तो इस सर्वोच्च मूल्य को यथार्थवादी भी नहीं त्याग सकते हैं। इसलिए आदर्शवाद और यथार्थवाद एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। अब मैंने लिखा है अब विश्व शांति अल्पकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्य भी है। मतलब आज वास्तव में देखा जाए तो जो विश्व की शांति है वो न केवल अल्पकालीन बल्कि दीर्घकालीन उद्देश्य भी है। मतलब विश्व की जो शांति है, विश्व शांति के ऊपर ना केवल आदर्शवादी बल दे रहे हैं बल्कि यथार्थवादी भी ये चाहते हैं कि विश्व शांति की स्थापना हो। इसलिए विश्व शांति न केवल अल्पकालीन बल्कि दीर्घकालीन उद्देश्य भी है कि लंबे समय तक ये प्रयास किया जाए कि भाई विश्व में शांति स्थापित हो। अगली बात है, कोई भी यथार्थवादी शांति की आवश्यकता के सर्वोपरि मूल्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। मतलब आदर्शवादी उपागम तो ये कहता है कि भाई विश्व में शांति की स्थापना हो, युद्ध और हिंसा को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए, युद्ध हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली जो यथार्थवादी उपागम है वह भी शांति की आवश्यकता के सर्वोपरि मूल्य, ये सर्वोपरि मूल्य क्या होगा? शांति की आवश्यकता या शांति, विश्व शांति मूल्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। मतलब अब जो यथार्थवादी उपागम है वह भी शांति के मूल्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए यथार्थवाद वास्तविक रूप में आदर्शवाद के निकट आ जाता है। आज कोई भी यथार्थवाद ये नहीं कहेगा कि विश्व में शांति की स्थापना नहीं हो। सभी ये चाहते हैं कि विश्व में शांति की स्थापना। क्यों? क्योंकि आज वास्तविक रूप में परमाणु शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरी मानव जाति का कितने हजारों बार विनाश किया जा सकता है, समापन किया जा सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में यथार्थवादी भी ये चाहेंगे कि दुनिया में शांति स्थापित हो। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद में जब ये बात आती है कि इन दोनों में उपयुक्त या श्रेष्ठ कौन है, तो हम यही कहेंगे कि वास्तविक रूप में आदर्शवाद और यथार्थवाद इन दोनों में ही जो मूल्य और तथ्य की बात की जाती है, इन दोनों का ही समन्वय किया जाना चाहिए। अर्थात विश्व में शांति की स्थापना करना ये श्रेष्ठ सर्वोपरि मूल्य है, सर्वोपरि लक्ष्य है। इसे आदर्शवादी भी स्वीकार करते हैं और यथार्थवादी भी आज स्वीकार कर रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि आदर्शवाद और यथार्थवाद ये दोनों एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं और ये जरूरी भी है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। अर्थात यहां पर यह बात आती है कि भाई वास्तविक रूप में देखा जाए
तो आदर्शवादी किस बात के ऊपर बल देते हैं, यथार्थवादी किस बात के ऊपर बल देते हैं, ये मैंने आपको 5 बिंदु के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ध्यान दे बेटा, यहाँ नंबर 1 विरोध शक्ति की समस्या पर है। मतलब आदर्शवाद या आदर्शवादी उपागम और यथार्थवादी उपागम या दृष्टिकोण का जो विरोध है वो शक्ति की समस्या पर है। क्यों? क्योंकि यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम शक्ति राजनीति की बात करता है, जबकि आदर्शवादी उपागम या दृष्टिकोण वास्तविक रूप में शांति राजनीति की बात करता है। इसका कहना है कि युद्ध और हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, जबकि यथार्थवाद वास्तविक रूप में शक्ति राजनीति की बात करता है। दूसरा है दोनों में विरोध, मतलब आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों में विरोध विदेश नीति और संबंधों का निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर होना चाहिए या नैतिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। मतलब आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण में जो दूसरा विरोध है वो ये है, मैंने लिखा दोनों में विरोध, मतलब आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों में विरोध विदेश नीति और संबंधों का निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर होना चाहिए या नैतिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। तो यथार्थवाद तो ये कहेगा कि भी विदेश नीति का जो निर्णय है वो राष्ट्रीय हित के आधार पर होना चाहिए, और आदर्शवाद कहेगा नैतिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। तो विरोध हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, आदर्शवादी तो ये कहेंगे कि विदेश नीति वास्तविक रूप में नैतिक सिद्धांतों के आधार पर गठित की जानी चाहिए, जबकि यथार्थवादी ये कहेंगे कि भाई विदेश नीति और संबंधों का जो निर्णय है वह राष्ट्रीय हित के आधार पर होना चाहिए। तो डिफरेंस हो गया दोनों में। तीसरा है यथार्थवाद के आधार पर बनी नीतियां सार्थः राष्ट्रवादी और आदर्शवाद के आधार पर बनी नीतियां सार्थः अंतरराष्ट्रवादी होती हैं। ध्यान दे बेटा, मतलब यथार्थवाद के आधार पर या यथार्थवादी दृष्टिकोण उपागम के आधार पर जो नीतियां बनाई जाती हैं वो सार्थः राष्ट्रवादी होती है, क्योंकि यथार्थवादी राष्ट्रीय हित की ही बात करते हैं। यथार्थवादी वास्तविक रूप में जब विदेश नीति तय करते हैं तो विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय हित होता है, इसलिए ये जो नीतियां यहां बनाई जाती हैं वो राष्ट्रवादी होती हैं। और जो आदर्शवादी होते हैं, आदर्शवादी वास्तविक रूप में चाहते हैं कि विश्व में शांति की स्थापना हो, एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना हो जिसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो, युद्ध के लिए कोई जगह नहीं हो, मतलब पूर्णतः प्रयास किया जाता है कि दुनिया में शांति स्थापित हो। इसलिए आदर्शवाद के आधार पर बनी नीतियां, आदर्शवाद के आधार पर डॉट 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 आदर्शवाद के आधार पर बनी नीतियां सार्थः अंतरराष्ट्रवादी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये तो आदर्शवादी तो ये चाहेंगे कि भी ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिससे कि वास्तविक रूप में दुनिया में शांति की स्थापना हो, मतलब युद्धों के लिए कोई स्थान नहीं हो, हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो, तानाशाही के लिए कोई स्थान नहीं हो, शोषण के लिए कोई स्थान नहीं हो, है ना। तो यहां पर ये इस बात के ऊपर बल देते हैं। इसलिए यथार्थवाद राष्ट्रवादी है और आदर्शवाद अंतरराष्ट्रवादी है। नेक्स्ट चौथा है यथार्थवाद का ध्येय राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार करना है, अतः इसकी नीतियां शांति विरोधी समझी जाने लगी हैं। मतलब यथार्थवादियों का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये सभी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए शक्ति का प्रसार करते हैं, अतः इसकी नीतियां शांति विरोधी समझी जाने लगी हैं। ठीक है। और आदर्शवाद की नीतियां शांति की पक्षपोषक मानी जाने लगी हैं, मतलब आदर्शवाद की जो नीतियां हैं वो शांति समर्थक मानी जाती हैं, जबकि यथार्थवाद की जो नीतियां हैं वो वास्तविक रूप में शांति विरोधी समझी जाती हैं। ये बात क्लियर है। ठीक है। और पांचवा है यथार्थवाद को उन अल्पकालीन राष्ट्रीय नीतियों का सूचक माना जाता है जिनका ध्येय तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अब ध्यान देंगे, यथार्थवाद को उन अल्पकालीन राष्ट्रीय नीतियों का सूचक माना जाता है जिनका ध्येय तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। मतलब यथार्थवादी उपागम दृष्टिकोण का जो राष्ट्रीय नीतियों का सूचक है वास्तविक रूप में उन अल्पकालीन राष्ट्रीय नीतियों का सूचक माना जाता है जिसका ध्येय तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। और तात्कालिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? कि राष्ट्र राज्य की तात्कालिक आवश्यकताएं क्या होती है? राष्ट्र हित की रक्षा करना। जबकि और आदर्शवाद को उन दीर्घकालीन लंबे समय तक दीर्घकालीन नीतियों का सूचक जिनका ध्येय भविष्य में पूरे किए जाने वाले उद्देश्यों की सिद्धि करना है। अब यहाँ वास्तविक रूप में जो आदर्शवादी वो यही तो कहते हैं कि भाई एक ऐसी विश्व सरकार की स्थापना की जानी चाहिए, है एक ऐसे विश्व राज्य की स्थापना की जानी चाहिए जिसके अंतर्गत युद्ध नहीं हो, हिंसा नहीं हो, तानाशाही नहीं हो, शोषण नहीं हो, अत्याचार नहीं हो। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दीर्घकालीन नीतियों का सूचक है ये, जबकि यथार्थवाद किसका सूचक है? ये मैंने यहाँ लिख दिया है, अल्पकालीन राष्ट्रीय नीतियों का। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यथार्थवाद अल्पकालीन राष्ट्रीय नीतियों का सूचक है, जबकि आदर्शवाद दीर्घकालीन नीतियों का सूचक है। क्योंकि यहाँ पर जो आदर्शवादी है वो एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना का जिक्र करते हैं, ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना के ऊपर बल देते हैं, ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना चाहते हैं जिसके अंतर्गत युद्ध नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा, अनैतिकता नहीं होगा, पूर्ण रूप में शांति से सभी
जो देश है वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मतलब मूल जो बात है वो ये है कि यहाँ पर ये शांति की बात करेंगे, जबकि यथार्थवादी शक्ति राजनीति की बात करते हैं, ये शांति राजनीति की बात करते हैं। कौन? आदर्शवादी। तो ये 5 बिंदु होंगे, इन 5 बिंदुओं के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि आदर्शवादी किसके ऊपर बल दे रहे हैं और यथार्थवादी किसके ऊपर बल दे रहे हैं। बाकी जो हमारा लेक्चर नंबर 13 में पार्ट 2 होगा उसमें आप आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद को और अच्छे से समझेंगे। वहां पर मैं 4 बिंदु के माध्यम से इसको और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें कि आदर्शवाद और यथार्थवाद की संपूर्ण बातें समाहित हो जाएंगी। ठीक है बेटा। अब लास्ट में मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया, इधर आदर्शवाद इधर यथार्थवाद। क्या मतलब हुआ? देखो, आदर्शवाद वास्तविक रूप में क्या होना चाहिए से संबंधित है, जबकि यथार्थवाद क्या है, इज से संबंधित है, ये ought से संबंधित है। ought क्या होना चाहिए से संबंधित आदर्शवाद, यथार्थवाद क्या है से संबंधित। इसका मतलब क्या है कि आदर्शवादी उपागम दृष्टिकोण तो ये कहता है कि एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए जिसमें युद्ध, हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होगा, शक्ति राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होगा, अनैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं होगा। यहां पर वास्तविक रूप में जब विदेश नीति तय की जाएगी तो नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, ये आदर्शवादी उपागम कहता है। जबकि यथार्थवादी उपागम क्या है से संबंधित है, मतलब ये वास्तविक रूप में तथ्य के ऊपर बल देता है। जैसा जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र राज्यों की जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसमें जैसा जो कुछ दिखाई देता है ये उसी का अध्ययन करते हैं। मतलब अवलोकन के माध्यम से ये तथ्य एकत्रित करेंगे और इन तथ्यों के आधार पर वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करेंगे। अर्थात यथार्थवादियों का कहना है कि वास्तविक रूप में यहाँ ये कहेंगे कि दुनिया में से युद्धों को समाप्त नहीं किया जा सकता, हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यथार्थवादी ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति वास्तविक रूप में शक्ति संघर्ष की राजनीति है। जैसा कि हांसी मार्गिन था वो कहते हैं कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। तो यथार्थवादी तो ये कहते हैं कि जो राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का लगातार प्रयास करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं तो फिर शक्ति वृद्धि का भी प्रयास करते हैं और शक्ति वृद्धि का प्रयास करते हैं तो इस ऐसी स्थिति में राष्ट्र राज्यों के बीच में टकराव होगा तो संघर्ष होगा तो युद्ध भी होगा। इसलिए यथार्थवादी वास्तविकता की बात करते हैं, तथ्य की बात करते हैं, जबकि आदर्शवादी मूल्यों की बात करते हैं, सर्वोपरि मूल्यों की बात करते हैं। हालांकि आज की स्थिति में हम देखें तो आज आदर्शवाद और यथार्थवाद ये दोनों एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। क्यों आते जा रहे हैं? क्योंकि आज वास्तविक रूप में जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, प्रौद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक तकनीकी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि वास्तविक रूप में सभी राष्ट्र राज्य भयभीत रहते हैं कि कब विश्व युद्ध हो जाए। ऐसी स्थिति में आदर्शवादी तो ये चाहते ही हैं कि भाई युद्ध और हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो, मगर यथार्थवादी भी शांति का विरोध नहीं कर सकते, यथार्थवादी भी शांति समर्थक बनते जा रहे हैं। मतलब वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो शांति का सर्वोच्च मूल्य है, इस मूल्य के विरोध में यथार्थवादी भी नहीं जा सकते। शांति जैसे सर्वोच्च मूल्य के समर्थक यथार्थवादी भी बन रहे हैं और आदर्शवादी भी बन रहे हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि आज आदर्शवाद और यथार्थवाद ये दोनों ही वास्तविक रूप में एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि परिणाम स्वरूप दोनों के निकट आने की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। किसकी? आदर्शवाद और यथार्थवाद की। ये दोनों एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं और ऐसा होना जरूरी भी है, क्योंकि ये केवल मूल्यों की बात करते हैं, केवल तथ्यों की बात करता है। तो डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना हो तो भाई तथ्य और मूल्य दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जैसा कि राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण केवल मूल्य की बात करता है, व्यवहारवाद केवल तथ्य की बात करता है और उत्तर व्यवहारवाद तथ्य और मूल्य दोनों की बात करता है। ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी आदर्शवाद केवल मूल्य की बात करता है, यथार्थवाद तथ्य की बात करता है और उसके बाद में नव यथार्थवाद की जब बात की जाएगी जिसे कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा भी दी जा सकती है तो तथ्य और मूल्य दोनों की बात करेंगे। इसलिए कहा जा सकता है भले ही राजनीति विज्ञान हो तो राजनीति को भी
तथ्य और मूल्य दोनों को साथ लेकर समझा जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी तथ्य और मूल्य दोनों को साथ लेकर ही समझा जा सकता है। केवल तथ्य एकत्रित करते रहेंगे तो सर्वोच्च मूल्य का साथ आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए सर्वोच्च मूल्य का साथ देना अति आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सर्वोच्च मूल्य शांति की स्थापना करना, और आदर्शवादी शांति की स्थापना को मानते ही हैं क्योंकि इनका सर्वोच्च मूल्य यही है, जबकि यथार्थवादी भी शांति जैसे सर्वोच्च मूल्य का विरोध नहीं कर सकते। इसलिए आदर्शवाद और यथार्थवाद ये दोनों एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। अतः आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है तो आदर्शवाद और यथार्थवाद में जो निकटता आ रही है, जो निकटता बढ़ती जा रही है, इनमें जो गैप है, अंतराल है, वो खत्म होता जा रहा है। इस बात को आपको अवश्य ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद में लेक्चर नंबर 13 पार्ट नंबर 2, इसका पार्ट 2 अपलोड और करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें और छूट गई है तो उनको आप पार्ट 2 में देखेंगे। किसके बारे में? आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद में। तो मुझे पूरा विश्वास है यहाँ तक आप आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद को ठीक से समझ गएंगे। और बेटा जब तक आप आदर्शवाद, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद ये तीनों उपागम ठीक से नहीं समझेंगे, तीनों दृष्टिकोण जब तक ठीक से नहीं समझेंगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आप नहीं समझ सकते। और तीनों ही उपागम या दृष्टिकोण यदि ठीक से समझ जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये उपागम समझाने के बाद में मैं क्रम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे हांसे मार्गेंथाउ का यथार्थवाद का सिद्धांत है, मार्टिन कैपलान का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सिद्धांत है, खेल सिद्धांत है, जितने भी सिद्धांत है, ये सारे सिद्धांत एक एक करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो प्राण से प्यारे विद्यार्थी, मुझे पूरा विश्वास है आज का लेक्चर नंबर 13 पार्ट नंबर 1 आप ठीक से समझ गए होंगे। ओके बेटा, यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।